स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएट्री की सभी पोएम्स के एक्सटेंट बेस्ड एमसीक्यूज। तो वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स इस एक ही वीडियो में हमने सभी पोएम्स को कवर किया हुआ है। यानी कि ये एक मैराथन क्लास है। वन शॉट वीडियो में आपको सभी पोएम्स के एक्सटेंट बेस्ड एमसीक्यूज एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। रियली आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि सभी पोएम्स के और सभी पोएट्स के नेम लर्न करना है, क्योंकि जो एक्सटेंट बेस्ड एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे जाते हैं उनमें से एक क्वेश्चन तो यही बनता है, नेम ऑफ द पोएम या फिर नेम ऑफ द पोएट। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये पूरी फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएम्स की लिस्ट है। पहली हमारी पोएम है द स्टाफ स्नो। इसके जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सेकंड फायर एंड आइस, इसके भी पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अ टाइगर इन द जू, लेस्ली नॉरिस। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कैरोलिन वेल्स। द बाल पोएम, जॉन बैरीमैन। अमांडा, रॉबिन क्लीन। द ट्रीज, एड्रीन रिच। फॉग, कार्ल सैंडबर्ग। और द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ऑग्डेन नैश। और फॉर एनी ग्रेगरी तो W.B. येट्स। तो ये सभी पोएम्स के और पोएट्स के नेम स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सबको लर्न कर लीजिएगा। क्लियर है? ओके, अब आते हैं एक्सटेंट में। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ये एक्सटेंट के। तो हर एक एक्सटेंट को सबसे पहले हम समझेंगे, इसका ट्रांसलेशन करेंगे, वर्ड टू वर्ड में आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। इसके बाद हम इसके एमसीक्यूज को समझेंगे। फर्स्ट एक्सटेंट है He hears the last voice। अभी देखो, मैं यहाँ पे आपको नेम नहीं बता रहा हूँ, यानी कि मैं अभी ये कौन सी पोएम का नेम आपको क्लियर नहीं कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि एक क्वेश्चन यही बनेगा कि ये लाइंस जो है यानी कि एक्सटेंट किस पोएम से लिया गया है। तो आपको पहले लाइंस को समझना है, उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी पोएम से लाइन ली गई है। ठीक है, देखिए, He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। He hears the last voice at night, यानी कि वे रात में आखिरी आवाज को सुनता है। कौन सी आवाज? द पेट्रोलिंग कार, यानी कि गश्त करती हुई कारों की आवाज को सुनता है। तो ही जो यूज किया जा रहा है ये टाइगर के लिए यूज किया जा रहा है। किसके लिए यूज हो रहा है? टाइगर के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, द पेट्रोलिंग कार्स यानी कि गश्त करती हुई कारों की आवाज को वे रात में सुनता है। It stared with his brilliant eyes at the brilliant stars। वे अपनी चमकदार आंखों से चमकदार सितारों को देखता है। Stares मतलब घूरना होता है। Continue to watch, stares करता है यानी कि देखता है। Brilliant eyes से यानी चमकदार आंखों से किसको? At the brilliant stars यानी कि चमकते सितारों को वो रात में देखता है। ठीक है, बात यहाँ पे टाइगर की चल रही है। ही जो वर्ड यूज हो रहा है टाइगर के लिए यूज होता है। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइंस हैव बीन टेकन। ये ऊपर जो लाइंस है ये लाइंस किस पोएम से ली गई हैं? डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अ टाइगर इन द जू। तो यहाँ पे टाइगर इन द जू करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इसी पोएम से ली गई है। व्हाट डज ही स्टेयर एट, वे किसको घूरता है यानी किसको देखता है? स्टार्स को देखता है। तो स्टेयर किसको करता है? स्टार्स को करता है, यानी कि रात में चमकते हुए सितारों को देखता है। तो राइट आंसर आएगा स्टार्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का अपोजिट आपको बताना है। तो देखो, ब्रिलियंट मतलब होता है चमकदार, तो इसका अपोजिट होगा डल। ठीक है, ये यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट का ऑप्शन सी था, इसके बाद हमारा सेकंड का भी सी था और थर्ड का भी सी था। तीनों के सी करेक्ट आंसर है। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट पोएम की तरफ। सेकंड एक्सटेंट, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू, आई सा इट गो merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। व्हाट इज द बॉय नाउ, अब वो जो लड़का है, अब वो क्या करेगा जिसकी बाल लॉस्ट हो गई है, यानी कि बाल उसकी खो गई है। पहले वो जो बच्चा था बहुत खुश था। व्हाट इज ही टू डू,
आई सा इट टू गो मैरली बाउंसिंग, मैंने उसको बाल को बाउंस करते हुए, उछालते हुए जाते देखा था। मैरली मतलब होता है हैप्पीली, यानी खुशी खुशी वे बाल के साथ खेलता जा रहा था। कहाँ पे? स्ट्रीट में। देन मैरली ओवर देयर इज इन द वाटर, उसकी जो बाल है वाटर में चली गई है और अब जो बॉय है वो सैड हो गया है। फ्रॉम विच पोएम हैव द अबव लाइंस बीन टेकन, किस पोएम से ये लाइन ली गई है? तो द बॉल पोएम से ली गई है। ठीक है, बॉल पोएम से ये लाइंस ली गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर इन द वर्ड मैरली, मैरली का आपको सिमिलर वर्ड बताना है। तो बच्चों मैरली मतलब होता है हैप्पीली, यानी कि खुशी से। वेयर डिड द बॉल गो, बॉल कहां पे जाती है? द बॉल वेंट इनटू द वाटर, बॉल जो थी उसकी वाटर में चली गई थी। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सटेट की तरफ। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, जिस तरीके से क्रो ने मेरे ऊपर डस्ट के कुछ कण गिरा दिए हैं। तो द वे अ क्रो, याद रखना है क्रो वर्ड यूज हो रहा है। शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, मेरे ऊपर बर्फ के स्मॉल पार्टिकल्स को गिरा दिया। मेरे ऊपर से मतलब कि रॉबर्ट फ्रोस्ट ने के ऊपर ये कुछ जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं यानी कि आइस के कण वो गिरा दिए। कहां से? हेमलॉक ट्री से। इसको भी याद रखना, कहां से? हेमलॉक ट्री से। हैज गिवन माय हार्ट एन चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूल्ड, तो मेरे जो पार्ट था दिन का उसको बर्बाद होने से बचा लिया और मेरा मूड चेंज कर दिया। क्या कर दिया? इनका मूड पहले सेट था, इसके बाद हैप्पी हो गया है। तो क्रो ने जिस तरीके से एक्टिविटी करी उससे पोएट का मूड चेंज हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट है, हु इज द पोएट ऑफ द अबव पोएम, तो इसके पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। वेयर वाज द क्रो, क्रो कहां पर था? ऑन अ हेमलॉक। द पोएट्स मूड गॉट, तो गोइट का मूड कैसे हो चेंज हो गया? डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स, डस्ट ऑफ स्नो के गिरने से पोएट का मूड चेंज हो गया। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, क्रो और हेमलॉक किस चीज को सिंबलाइज करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सोरो को, यानी कि क्रो और हेमलॉक ट्री को अच्छा नहीं माना जाता है, सोरो को ये सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सटेट की तरफ। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट्स आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कुछ कहते हैं कि जो वर्ल्ड है ये फायर से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, यानी कि आग से। कुछ का मानना है कि ये आइस से होगा, यानी कि बर्फ से होगा, यानी कि इतनी ज्यादा हीट होगी, टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि ये सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या फिर इतना ज्यादा कूल होगी कि सब कुछ फ्रीज हो जाएगा। और पॉइंट किसको फेवर करता है? डिजायर, यानी कि जो फायर की तरफ है उनकी तरफ पॉइंट जाता है, उनको फेवर करता है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज द पोएट ऑफ दिस लाइन, तो इसके पोएट कौन है? इसके पोएट भी हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ, फायर को किससे कंपेयर करा है? तो फायर को जो कंपेयर किया हुआ है पोएट ने हेट्रेट से करा है। ठीक है, हेट्रेट से कंपेयर कर रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ हुम डज द पोएट वांट टू स्टे, पोएट किसको फेवर करता है? दोज हु फेवर फायर, जो फायर को फेवर करते हैं उनको फेवर करता है पोएट। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट एक्सटेट की तरफ। ये रहा, बट इफ इट हैड टू पेरिश टू वाइज आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैड टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट इन वुड सफिक्स। अगर इसको दोबारा से मरना हुआ, पेरिश मतलब होता है डेथ होना, डाई होना, ट्वाइस मतलब दो बार। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, मैं समझता हूं कि ये सफिशियंट होगा टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, कि इसके बाद ये आइस से डिस्ट्रॉय हो जाए। पहली बार तो फायर से डिस्ट्रॉय होगा, सेकंड टाइम ये आइस से डिस्ट्रॉय हो जाए, और ये एक ग्रेट आइडिया होगा। फ्रॉम विच पोएम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, किस लाइन से ये लाइन किस पोएम से ली गई है? तो इसका राइट आंसर होगा फायर एंड आइस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिश, पेरिश मतलब होता है डाई। व्हाट इज द पोएट ऑफ दीज लाइन्स, इसके पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। नेक्स्ट पोएम पे आते हैं, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट winds rush to meet them the moon is broken like a mirror its pieces flash now in the crown of the tallest oak। लिसन, सुनो, द ग्लास ब्रेकिंग हो रहा है, ग्लास टूट रहा है, ट्रीज स्टम्बलिंग कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं आगे बढ़ के। कहां पे? नाइट में। विंड रश टू मीट, और विंड
इससे मिलने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन हो रही है। द मून इज ब्रोकन, मून इस तरीके से ब्रोकन हो गया है, मिरर में उसके पीसेस नजर आ रहे हैं, जैसे किसी क्राउन में ओक ट्री के पीस नजर आए, ओक ट्री की तरह। अब देखते हैं क्वेश्चन, फ्रॉम विच पोएम हैव दीज लाइन टेकन, किस पोएम से ये लाइन ली गई है? तो इसका राइट आंसर द ट्रीज से ली गई है। द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, तो लाइक वर्ड जो यूज हुआ है, तो लाइक वर्ड यूज होता है सिमिली, फिगर ऑफ स्पीच सिमिली होगा। अपोजिट फॉरवर्ड का क्या होगा? फॉरवर्ड का होगा बैकवर्ड। द folk comes on a little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent hunches and then moves on. folk जो है वो बिल्ली की तरह, केट की तरह आता है दबे दबे पैरों से। किसकी तरह आता है folk? केट की तरह आता है। और वो हार्बर यानी कि जो बंदर का है, सिटी के ऊपर बैठ जाता है, घुटनों के बल बैठ जाता है और चला जाता है, बिल्कुल साइलेंट आता है, साइलेंट जाता है। द फोक इज कंपेयर टू, फोक किससे कंपेयर किया है? केट से कंपेयर किया गया। द फोक सिट्स लुकिंग ओवर, कहां पे बैठता है? हार्बर एंड सिटी पे बैठता है। नेम द पोएट इन द अबव टेक्स्ट, तो इसका कार्ल सैंडबर्ग। बस, तो ये मैंने सभी एक्सटेंट को एक्सप्लेन करा दिया है जो कि हमारे फर्स्ट पार्ट बुक की पोएट्री से लिए गए थे। अब आपके एग्जाम में इसी में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इनको आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।